हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सिविल टाइमलाइन। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि CPWD जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को हिंदी में समझते हैं कि ये क्या होती हैं। जब भी आप कोई ठेका पढ़ते हैं तो हमें क्या देखना होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में, अगर वो CPWD का है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी टेंडर होते हैं सब इन क्लॉजेस से रिलेट करती हैं उन टेंडर्स की क्लॉज। तो आप इसको एक अच्छा बेस मान सकते हैं। अगर आपको इसकी एक प्रॉपर नॉलेज है तो आप किसी भी टेंडर को आराम से रीड कर सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि ज़रूरी हैं कि जैसे परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो किन किन चीज़ों में इनवैलिड हो सकता है अगर आप टेंडर पे वर्किंग करते हैं। अगर आप उसमें जो रेट कोट कर रहे हैं वो मिसमैच हो रहे हैं वर्ड्स में और नंबर्स में, ठीक है। फिगर और वर्ड्स बोथ ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ टेंडर और एनी सेक्शन सब हेड ऑफ द टेंडर, ठीक। अगर वो मिसमैच हो रहे हैं या आप भरना भूल गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट कोट परसेंटेज अबव बिलो ऑन दी टोटल अमाउंट ऑफ टेंडर और एनी सेक्शन सब हेड ऑफ द टेंडर, है ना। द परसेंटेज कोटेड अबव बिलो इज डिफरेंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ टेंडर और एनी सेक्शन एंड सब हेड ऑफ द टेंडर। 4B क्या कहती है क्लॉज, इन केस द लोएस्ट टेंडर अमाउंट ऑफ टू और मोर कॉन्ट्रैक्टर इज सेम, कि लोएस्ट अमाउंट सेम हो गया दो कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो अब क्या होगा कि डिपार्टमेंट उनसे बोलेगा कि आप जो है रेट्स को रिवाइज़ कीजिए, दोबारा से आप आपस में कंपटीशन कीजिए। अगर वो इस काम को करने से मना कर देते हैं, अपने रेट रिवाइज़ करने को मना कर देते हैं, तो टेंडर डालने से पहले, BOQ सबमिट करने से पहले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया जाता है, EMD, ठीक है। वो ओवरऑल टेंडर अमाउंट का 2% होता है। तो इसमें ये साफ साफ बोल रहे हैं कि वो 50% आपकी फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये किसी भी दबावे में नहीं है कि आपने कुछ भी प्राइस कोट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा आपने लो प्राइस दे दिया, तो इनके पास ये राइट है कि ये जज कर सकते हैं कि आपने क्या समझ के रेट कोट्स किए हैं। तो ये कोई बाउंड नहीं है आपके साथ कि आपने बहुत ज़्यादा लोएस्ट भी टेंडर दे दिया और ये एक्सेप्ट कर लें। However, if a tender quote nil rates against each item in item rate tender, ठीक है, ये आइटम रेट टेंडर के लिए है। अगर आपने कोई भी रेट नहीं भरा है आइटम रेट टेंडर में, जो उसका आइटम लिखा है उसके सामने, द टेंडर शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लोएस्ट टेंडर, ठीक है। एंड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट शैल बी फॉरफिटेड, क्योंकि ये तो आप मजाक कर रहे हैं ना कि आप ब्लैंक को खाली कैसे छोड़ सकते हैं। If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rates written either in figure or in words, ठीक है, the rates quoted by the contractor in words shall be taken as correct, ठीक है। मतलब कि आप अगर नंबर और वो फिगर्स दोनों में, वर्ड और फिगर दोनों में आप कोट कर रहे हैं, तो भी ये बोल रहे हैं कि सीधा सीधा ये जो मानेंगे आपके रेट्स को जो आपने लिखा है, द रेट्स कोट बाय कॉन्ट्रैक्टर इन वर्ड्स, जो आपने वर्ड्स में लिखे हैं वो माने जाएंगे, बाकी फिगर वाले नहीं माने जाएंगे। 12 पॉइंट, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द नेम ऑफ एक्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंजीनियर इन चार्ज शैल बी कम्युनिकेटेड इन रिटन टू द इंजीनियर इन चार्ज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा इंजीनियर इंचार्ज के हर एक डिसीज़न को फॉलो करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्टर या वो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या क्या कंडीशन है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जब वो फ्लोट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और जब वो दोनों पार्टी के बीच में साइन हो जाता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एग्री कर गया काम को करने के लिए, ठीक है। द साइट शैल मीन द लैंड प्लेस, देखिए कंस्ट्रक्शन में साइट क्या होती है, एक लैंड ही होती है, उस पर आपको काम करना होता है, ठीक है। और द प्रेजिडेंट मीन्स प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हिज सक्सेसर, यानी कि या तो प्रेजिडेंट या प्रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कराने वाला सक्सेसर, ठीक है। तो और ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा हमारे जो CPWD के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सीधा एक तरह से प्रेसिडेंट के साथ ही होते हैं, है ना। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द इंजीनियर इन चार्ज मीन द
engineer officer who shall supervise, be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the president। यानी कि इस चीज़ की आप पावर समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो इंजीनियर साइन करने की अथॉरिटी रखता है, जो पावर रखता है, वो इंजीनियरिंग चार्ज है ऑफ इंडिया एज मैंशन इन शेड्यूल एफ हेयर अंडर। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी शैल मीन्स द अथॉरिटी मीन्स मैंशन इन शेड्यूल एफ। CPWD या जो भी और अदर अथॉरिटी है वो। एक्सेप्टेड रिस्क आर रिस्क ड्यू टू रियॉट्स, वॉर्स, इन्वेजन एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमीज, हॉस्टैलिटीज, सिविल वार। तो ये तो एक रिस्क है। द अदर दैन दोज ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, इसको मैंने छोड़ दिया है। तो इसको आप समझ सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिस्क की अगर बात करी जा रही तो किस चीज़ को सोच के की जा रही है, ठीक है। मिलिट्री और अनसर्व पावर बाय एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, डैमेजेस फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ गॉड यानी कि जैसे तूफ़ान आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये एक एक्सपेक्टेड रिस्क में कंसिडर किया जाता है इन चीज़ों को, है ना। और द कोज ओवर विच द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ नो कंट्रोल एंड एक्सेप्ट एज सच एज accepting authority or cause solely due to use or occupation by government of part of the work in respect of which a certificate of completion has been issued or a case solely due to government faulty design of work। तो यानी कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है साइट पे काम करते हुए, तो कॉन्ट्रैक्टर को उसके लिए दोषी तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा और उसको डिपार्टमेंट सपोर्ट करने के लिए ये भी बोल रहा है कि उसको कंपनसेट भी कर देंगे वो, और जो है उसको जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको कराने के लिए आपको टाइम की एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। बट इसमें एक टर्म होती है कार पॉलिसी की, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कराता है तो फिर ये हो सकता है कि ये सब कुछ जितना भी नुकसान है वो कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे ही सारा कंपनसेट किया जाए। क्योंकि कार पॉलिसी अगर लिख दी गई है तो उसका मतलब यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क, और जितनी भी प्रोजेक्ट की अमाउंट होती है टेंडर की, उसका 10% या 15% फालतू अमाउंट का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जिसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, लेबर और जो आसपास का आपका एरिया है, जो अगर आप कोई काम कर रहे हैं जैसे क्रेन से कुछ कंक्रीटिंग कर रहे हैं, टावर क्रेन से, या जो है आप पंप क्रीट से कर रहे हैं, पंप से कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रेशर से कंक्रीट जब आती है तो आसपास में छींटें चली जाती हैं या गाड़ियों पे कंक्रीट गिर जाती है, शीशा फूट जाता है, तो वो भी सब उस कार पॉलिसी में कवर हो जाता है। मार्केट रेट shall be the rate as decided by engineer in charge on the basis of the cost of material and labor at the site where the work is to be executed plus the percentage mentioned in schedule F to cover all overhead and profit। तो इससे आप समझ गए हैं कि मार्केट रेट क्या है। द रेट एज डिसाइडेड बाय इंजीनियरिंग चार्ज, जो इंजीनियरिंग चार्ज ने डिसाइड कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। दोनों को इसमें कंपोजिट मतलब दोनों को मर्ज करके जो उन्होंने रेट बनाया है, और फिर उस पर जो उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा है कॉन्ट्रैक्टर का, जैसे कि 15% होता है ओवरहेड एंड प्रॉफिट। ओवरहेड 7.5%, प्रॉफिट 7.5%, और बाकी का 85.85% या 85% जो है आपका मार्केट रेट। डिपार्टमेंट का मतलब मीन CPWD। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशंस का मतलब जो स्टेट बायलॉज होते हैं और जो स्पेसिफिकेशन होते हैं हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। टेंडर वैल्यू मीन द वैल्यू ऑफ द एंटायर वर्क, है ना, एज स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ अवॉर्ड। लेटर ऑफ अवॉर्ड क्या होता है कि आपको जब टेंडर हो जाता है, आपके फेवर में आ जाता है, आप L1 आ गए, उसके बाद क्या होता है कि लेटर ऑफ अवॉर्ड दिया जाता है आपको कि आज के दिन से, जिस दिन भी वो लेटर मिलता है आपको, कि आप 15 दिन बाद काम शुरू कर दें या साइट मोबिलाइज़ कर दें। उसके लिए आगे एक टर्म आएगी मोबिलाइजेशन एडवांस की, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। GST सेल मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटर स्टेट। ये तो आपको समझ में आ गया। स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस को छोड़ दीजिए, कोई खास नहीं है। डिस्क्रिपेंसीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स, इसमें भी ये होता है कि द सेवरल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी टेकन एज म्यूचुअली एक्सप्लेनेटरी वन ऑफ वन अनदर
detailed drawing being follow in preference to small scale drawing, and figure dimension in preference to scale, and spatial condition in preference to general conditions. अब इसमें ये बोलना है सीधा सीधा कि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है तो क्या फॉलो होगा। 3-4 चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। पहला है IAS कोड्स, जो BIS के द्वारा उसकी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। CPWD की स्पेसिफिकेशन जो कि बहुत रिच हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको CPWD के स्पेसिफिकेशंस की नॉलेज है तो यानी कि आपको प्रॉपर काम को एग्जीक्यूट करने की नॉलेज है। ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स बोल रही हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, स्पेशल कंडीशंस इफ़ एनी अगर हैं तो, और डिस्क्रिप्शन ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज़। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जो क्लाइंट है और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब भी टेंडर अवार्ड हो जाता है तो LOA से के टाइम, लेटर ऑफ अवार्ड के टाइम, या पहले या बाद में कॉन्ट्रैक्टर को और क्लाइंट को इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ते हैं। ये एग्रीमेंट हो जाता है कि हर एक टर्म एंड कंडीशन से एग्री हो गया है कॉन्ट्रैक्टर। तो उस चीज़ को आप यहाँ इसके थ्रू, द सक्सेसफुल टेंडर कॉन्ट्रैक्टर और acceptance of his tender by accepting authority shall within 15 days from the stipulated date of start of work, जो मैंने आपको बता दिया, sign the contract consisting of notice inviting tender, all documents including drawings sub पे, if any forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof, together with any correspondence leading thereto। ठीक है, और उसको इन सब चीज़ों से के लिए फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि हाँ वो एक्सेप्ट करेगा इन सब चीज़ों को जो ये इसमें लिखी हुई हैं। CPWD सेफ्टी कोड, मॉडल रूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, सैनिटरी अरेंजमेंट फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय CPWD और इट्स कॉन्ट्रैक्टर, CPWD कॉन्ट्रैक्टर लेवल रेगुलेशन, लिस्ट ऑफ एक्ट एंड ओमिशन फ्रॉम विच फाइन कैन बी इम्पोज्ड। कॉन्ट्रैक्टर को इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करना पड़ेगा। No payment of the work done will be made unless contract is signed by the contractor। देखिए वो मैंने आपको ये बता दिया, अगर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा साइन नहीं किया जाता है एग्रीमेंट तो उसको कोई भी पेमेंट नहीं भी मिलेगी। कैसी, एक बार मैं देख लेता हूँ कि टाइम कितना हो गया है। चलिए अब हम 1 से 5 तक की पहली क्लॉज, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस गारंटी क्या है। आपने EMD सबमिट की, EMD सबमिट के बाद आपको अगर टेंडर नहीं मिलता है तो आपकी EMD विद इन अ मंथ या 45 डेज़ आपको रिटर्न हो जाती है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है ओवरऑल टेंडर वैल्यू का 5%। ठीक है, ये आपको देनी होती है जिससे कि आप कभी भी कोई काम छोड़ के ना भागें जल्दी से, एक मतलब डिपार्टमेंट आपको रूल कर सके प्रॉपरली। तो आप इस तरीके से समझिए, परफॉर्मेंस गारंटी इसलिए देनी पड़ती है। और ये उसमें लिखा हुआ होता है कि किस फॉर्म पे किस तरीके से आपको सबमिट करनी है। वो CPWD का एक फॉर्म होता है, उसके उसी ही फॉर्म पे आपको के अकॉर्डिंग आपको जो है ये सबमिट करनी होती है। और आप किस फॉर्म में इसको सबमिट कर सकते हैं, दिस गारंटी शैल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, और डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट ऑफ एनी शेड्यूल बैंक बैंकर चेक, एनी शेड्यूल बैंक डिमांड ड्राफ्ट, इफ़ एनी शेड्यूल बैंक पे ऑर्डर ऑफ एनी शेड्यूल बैंक इन केस गारंटी अमाउंट इज़ लेस देन 1 लाख। अगर ये तो हो गया 1 लाख के लिए, और आप ये 1 लाख से ऊपर है तो फिक्स डिपॉजिट बन जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट और गारंटी बॉन्ड ऑफ एनी शेड्यूल बैंक और द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस इन द फॉर्म एनेक्स्ड हेयर टू, जो कि इसमें हैगा, फॉर्म है इसमें। और एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी होते हैं, वो भी आजकल चलते हैं, बट आप इसको समझिए कि किस फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में या गारंटी बॉन्ड के रूप में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। देखिए, द परफॉर्मेंस गारंटी शैल बी इनिशियली वैलिड अप टू द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन प्लस माइनस 60 डेज बियॉन्ड दैट। यानी कि जिस दिन भी आपके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक तो होती है वर्चुअल कंप्लीशन, एक होती है फाइनल कंप्लीशन। तो वर्चुअल कंप्लीशन में क्या होता है कि आपका काम कंप्लीट हो गया पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड बच गया, जिसमें आपको सारा मेंटेनेंस कंप्लीट करके क्लाइंट को देना है। यानी कि जैसे साल भर के अंदर आपने
आपने हैंड ओवर कर दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, पर साल भर के अंदर अगर कोई भी कमी होती है तो वो आपको बोलेंगे और आपको वो काम को रिपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उसके 60 दिन के बियॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इफ़ द सेम इज़ सबमिटेड बाय द एजेंसी ऑन शेड्यूल फॉर्मेट वन एज़ पर जीसीसी, वो जीसीसी के लास्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको ये सबमिट करनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग मेंटेनेंस, अगर आप के कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे, जब भी वो आपको देंगे तो 50% परफॉर्मेंस गारंटी रोक के देंगे और 50% कुछ टाइम बाद रिलीज़ करेंगे। द इंजीनियर चार्ज शैल मेक द क्लेम अंडर द परफॉर्मेंस गारंटी एक्सेप्ट फॉर अमाउंट टू विच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद स्टैंड and or without prejudice to any other provision in the contract agreement in the event of। इंजीनियरिंग चार्ज को पूरा अधिकार है आपकी परफॉर्मेंस गारंटी को जब्त करने का, वो भी इन केस में ये 2 केस लिखे हुए हैं। ठीक है, फेलियर बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, यानी कि गारंटी आपने टाइम का एक्सटेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम को आपने एक्सपेंड कर लिया, आप किसी वजह से काम को नहीं कर पाए या कोई और रीज़न हो गया और आप परफॉर्मेंस गारंटी की डेट को एक्सटेंड कराना भूल गए, तो आपकी ये परफॉर्मेंस गारंटी फॉरफिट हो सकती है। फेलियर बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनी अमाउंट ड्यू ईदर और एग्रीड बाय द कॉन्ट्रैक्टर और डिटरमाइंड अंडर एनी क्लॉज कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस टू दिस इफेक्ट बाय इंजीनियर इंचार्ज। यदि किसी क्लॉज में या कोई टर्म ऐसी है कि जिसमें आपको जो है कुछ अमाउंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या मतलब किसी भी जो कोई ऐसी मटेरियल की परचेजिंग है या कोई डिज़ाइन है जो पेटेंट है कि आपको वहाँ पे पेमेंट करना है और आप उसको करने में सफल नहीं रहते हैं या आप उसको नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो क्या होगा, वो फॉरफिट कर लेंगे आपकी परफॉर्मेंस गारंटी को। क्लॉज 1A, रिकवरी ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें रिकवरी ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या है? देखिए, सिक्योरिटी के रूप में ना आपके हर रनिंग मिल में से 2.5% डिडक्शन किया जाएगा ग्रॉस अमाउंट में। जो आपका वर्क डन हुआ है, जो फर्स्ट वैल्यू आएगी आपकी वर्क डन की, उसी पर ही सारे डिडक्शन होंगे अधिकतर। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% वो हर रनिंग बिल में से आपको लेके चलेंगे और लास्ट में आपकी ये सिक्योरिटी रिलीज़ कर दी जाएगी। द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द रनिंग बिल एज the final bill to the contractor at the rate mentioned above. The security deposit as deduct above can be released against bank guarantee। अगर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कट रही है तो आप चाहते हैं कि मेरा कैश फ्लो बना रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि 5 लाख, मिनिमम 5 लाख की बैंक गारंटी आप सबमिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को और उसके अगेंस्ट में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो डिडक्ट नहीं होगी। ठीक है, वो रिलीज़ कर दी जाएगी। कंडीशन दैट अमाउंट ऑफ सच बैंक गारंटी एक्सेप्ट लास्ट वन शैल नॉट बी लेस दैन ₹5 लाख। बट परफॉर्मेंस गारंटी ऐसी की ऐसी ही खड़ी रहेगी, वो आपकी नहीं रिलीज़ होगी। और ये जो इसमें लिखा है कि ये जो गारंटी है एक्सेप्ट लास्ट वन शैल नॉट बी लेस दैन 5 लाख, यानी कि 5 लाख से नीचे होनी ही चाहिए। और ये वही है कि 50% आपका मेंटेनेंस वाले केस में रोक लिया जाएगा। कंपनसेशन फॉर डिले, अगर आप डिले करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जो टेंडर है आप उसको डिले करते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एज पर गिवन टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा कि आप पे चार्ज होगा, वो भी टेंडर की वैल्यू का 1% पूरा। और वो किस बेसिस पे होगा, पर मंथ ऑफ डिले टू बी कंप्यूटेड ऑन पर डे बेसिस। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्टिंग की 5 क्लॉज और फिर कुछ लिमिटेड क्लॉज हैं जो आपको देखनी है, तो इसमें मैं 5 क्लॉज तक आपके लिए कवर कर रहा हूँ। आगे की क्लॉज मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कैन डिटरमाइन, यानी कि कभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है। डिटरमाइन का मतलब आप ऐसे समझ लिए कि या तो रद्द कर दिया जा सकता है, रद्द समझ लीजिए उसको, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है किन कंडीशन में, अगर आप स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग
काम नहीं करते हैं, आपका कोई वर्कमैन है जो प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्टर कोई डिफ़ॉल्ट करता है किसी काम में, उस केस में इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ विदाउट रीजनेबल कॉज सस्पेंड द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, बिना किसी रीज़न के काम डिले कर रहा है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड मैन पावर है उतनी मैन पावर साइट पर नहीं आ रही है और उसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है, उस केस में भी रद्द किया जा सकता है इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर फेल टू कंप्लीट द वर्क और सेक्शन ऑफ वर्क विद इंडिविजुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑन बिफोर द स्टिपुलेटेड डेट और जस्टिफाइड एक्सटेंडेड डेट on or before such date of completion, and the engineer in charge without any prejudice to any other right or remedy under any provision। यानी कि क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एक लिमिटेड आइटम के लिए आपने एक्सटेंशन मांगा, आपको मिल गया और उस एक्सटेंशन के बाद भी आप काम नहीं कर पाते हैं तो भी आपका ये रद्द कर सकते हैं। कमिट डिफ़ॉल्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। फॉल्ट कर दिया यानी कि ख़राब। कमिट डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट रेमेडी इट, और उसको सुधारता भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट करने के बाद सुधारता भी नहीं है। जैसे ये बहुत सारी गलतियाँ ये जानबूझ के कॉन्ट्रैक्टर कर देता है साइट पे, और अगर ये डिपार्टमेंटली पता चल जाती हैं इंजीनियर इंचार्ज को और वो उनको नहीं सुधारता है, इट टू टेक इफेक्टिव स्टेप टू रेमेडी इन विद इन 7 days आफ्टर ए नोटिस इन रेटिंग। हाँ, अगर मतलब इंजीनियर इंचार्ज ने 7 दिन का नोटिस भी दे दिया, उसके अंदर अगर आप उन गलतियों को नहीं सुधारते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रद्द हो सकता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर शैल एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट इन कनेक्शन, यानी कि कोई गवर्नमेंट के कनेक्शन से आपने टेंडर लिया है तो भी रद्द हो सकता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर है सिक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ रॉन्ग टेंडरिंग, यानी कि किसी धांधलीबाजी से आपने ये एग्रीमेंट पे साइन किए हैं या कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है तो भी रद्द हो सकता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर बीइंग इन इंडिविजुअल और इन अ फर्म एनी पार्टनर देयर शैल ऑफ एनी टाइम टू बी एडजस्टेड इंसॉल्वेंट और हैव रिसीविंग ऑर्डर और ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेशन of his estate made against him or shall take any proceeding of liquidation or composition under any insolvency act। इसको छोड़ दीजिए, कोई इतना ज़्यादा मेरे भी समझ में नहीं आया और आप भी मत समझिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं है। हालांकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अपनी फर्म में कोई भी चेंजेस करता है कॉन्ट्रैक्टर तो क्या होगा, पहले उसे गवर्नमेंट को या इंजीनियर इंचार्ज को जो डिपार्टमेंट है उसको इंटीमेट करना होगा, ठीक है। आफ्टर जो है इन रिटिन, जब इंजीनियर इंचार्ज रिटिन में दे दे कि आप कर सकते हैं इसमें चेंजेस, तो ही आप जो है उसको चेंजेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उन केसेस में भी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रद्द हो सकता है। टेंडर ट्रांसफ़र सबलेट पीस वर्क, अगर आप बैक टू बैक किसी और फर्म को ये ठेका दे देते हैं, जैसे कि आपने CPWD से लिया, आप कंपनी ए हैं या कॉन्ट्रैक्टर ए हैं और आपने ये बी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, वो भी किस पे, पीस वर्क बेसिस पे, और ऑफ लेबर विद मटेरियल, है ना, नॉट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी वर्क शैल और अदरवाइज पार्ट विद और अटैम्प्ट टू असाइन ट्रांसफ़र सबलेट और अदरवाइज पार्ट विद द एंटायर वर्क और एनी पोर्शन देयर ऑफ विदाउट द प्रियर रिटेन अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर इंचार्ज। यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी अदर एजेंसी को अगर आपको काम देना है तो भी आप इंजीनियर इंचार्ज से लिखित में लेंगे, तभी इस काम को आगे करवा पाएंगे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल हैव नो क्लेम टू कंपनसेशन फॉर एनी लॉस सस्टेन बाय हिम बाय रीजन ऑफ हिज हैविंग परचेज और प्रोक्योर्ड एनी मटेरियल और एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट और मेड एनी एडवांस ऑन अकाउंट और विद ए व्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क और द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कुछ भी जो है क्लेम उसको नहीं या कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर उसमें पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है मटेरियल के रेट्स वगैरह और ये सब, उनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे अलग उसको कोई भी अदर क्लेम नहीं दिया जाएगा। क्लॉज 3A ये बोलती है कि जैसे मेरा ठेका 8 महीने का है और 8 महीने, एक मान के चलिए 8 महीने का है, तो 8 महीने का एक हिस्सा
जो है अगर एक हिस्से के मतलब जैसे आप 16 एक तरह से 16 महीने का एग्रीमेंट है, और अगर आपके 16 का 8वां हिस्सा 16 / 8 यानी कि 2 महीने तक गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट नहीं डिपार्टमेंट की वजह से या क्लाइंट की वजह से आप काम शुरू नहीं कर पाते हैं, तो दोनों पार्टियों में से कोई भी लिखित में दे सकती है कि हम इस काम को अब आगे नहीं करेंगे। और आपकी जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो जैसे 1 करोड़ का ठेका है तो 15 दिन में, 1 करोड़ से 10 करोड़ का 21 दिन में, और 10 करोड़ से ऊपर का 30 दिन में वापस मिल जाएगी। क्लॉज 4, कॉन्ट्रैक्टर लायबल टू पे कंपनसेशन इवन इफ एक्शन नॉट टेकन अंडर क्लॉज 3। देखिए, इंजीनियरिंग चार्ज के अधिकार तो आपने देख लिए कि कितने सारे अधिकार हैं उसके पास। अगर वो किसी रीज़न से आपके ऊपर इन एक्शंस को नहीं लेता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको आगे यूज़ नहीं कर सकता है, और यूज़ ना करने के रिगार्डिंग में वो आपसे इनका कंपनसेशन भी ले सकता है। और कंपनसेशन किस फॉर्म में ले सकता है, या वो आप पे कोई पेनल्टी लगा सकता है, या वो आपके टाइम की एक्सटेंशन को एक लिमिटेड कर सकता है, उससे आगे नहीं, या आपके डेविएशन को लिमिटेड कर सकता है कि उससे आगे वो आपको काम नहीं करने देगा। ये सब हो सकता है। ठीक है। क्लॉज 5, टाइम एंड एक्सटेंशन फॉर डिले। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर कमिट डिफ़ॉल्ट इन कमेंसिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब डिफ़ॉल्ट करते हो अगर आप काम को शुरू करने में, एग्जीक्यूट करने में ऑफ द वर्क, जैसा कि आपने पहले कहा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करते हुए आपने ये बोला है, एक तरह से ऐसे मान लीजिए, परफॉर्मेंस गारंटी शैल बी फॉरफिटेड बाय इंजीनियरिंग चार्ज एंड शैल बी एब्सोल्यूट एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर राइट और रेमेडी अवेलेबल इन लॉ। यानी कि कोई भी निर्णय, किसी भी निर्णय को लेने से पहले, मतलब प्रीजुडिस का मतलब ये है कि बिना कोर्ट कचहरी करे हुए वो आपकी परफॉर्मेंस गारंटी को फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है। शेड्यूल ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ साइट एज स्पेसिफाइड इन दी शेड्यूल एफ एज सुन एज possible but within 7 working days of award of work and in consideration of schedule of issue of design as specified in the schedule F। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जिस दिन से आपको ये अलॉट हो जाती है LOA लेटर ऑफ अवार्ड, तो आपको इसके अकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्टर शैल सबमिट द टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट यूजिंग द म्यूचुअल एग्रीड सॉफ्टवेयर। The approval by engineer in charge of such program shall not relieve the contractor of any of the obligation under the contract in case of non-submission of construction program by the contractor। कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का मतलब इसी से ही है कि आपको MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा पे एक पूरा प्रोग्राम जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होगा सारी एक्टिविटीज़ के साथ, वो आपको सबमिट करना है। द प्रोग्राम अप्रूव बाय द इंजीनियर इन चार्ज शैल बी डीम टू बी फाइनल। जो इंजीनियर इन चार्ज के अकॉर्डिंग ही फाइनल होगा। इफ़ द वर्क बी डिले बाय, अगर वर्क आपका डिले होता है फोर्स मेजोर, फोर्स मेजोर में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्राकृतिक आपदाएँ, एबनॉर्मल बैड वीदर, सीरियस लॉस और डैमेज बाय फायर, सिविल कमीशन लोकल कमीशन ऑफ वर्कमैन, यानी स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं वो, डिले ऑन द पार्ट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टर और ट्रेडमैन एंगेज बाय इंजीनियर इन चार्ज इन एग्जीक्यूटिंग वर्क नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एनी अदर cause like above which in the respond opinion of engineer in charge is beyond the contractor's control। तो उन केसेस में ये आपका जो टाइम का एक्सटेंशन है वो आपको मिल जाएगा और आपके ऊपर कोई गलत कार्यवाही भी नहीं की जाएगी अगर ये चीज़ें घटित होती हैं तो। इन केस द वर्क इज़ हिंडर्ड बाय डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट की वजह से हिंडर्ड होता है तो भी कॉन्ट्रैक्टर पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और उसको टाइम का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा और माइलस्टोन भी दोबारा से रिप्लान कर दिया जाएगा। 5.4.1 इन एनी सच केस द अथॉरिटी एज इंडिकेटेड इन शेड्यूल एफ मे give a fair and reasonable extension of time for completion of work or reschedule the milestone। Engineer in charge shall finalize reschedule a particular milestone before taking an action against subsequent milestone। ठीक, ये बात आपको सारी समझ में आ चुकी हैं। और जो ये तीनों क्लॉज हैं
इन केस द वर्क इज़ डिले बाय एनी रीज़न। इन 3 क्लॉजेज से अलग, जैसे कि फोर्स मेजोर, डिपार्टमेंटल वर्क और अदर, जो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर दोषी नहीं है, इन 3 चीज़ों से अलग अगर किसी भी चीज़ में वो डिले करेगा तो भी आपकी परफॉर्मेंस गारंटी फॉरफिट हो जाएगी और ठेका डिटरमाइन हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। डिटरमाइन, टर्मिनेट, एक तरह से एक ही बात इसमें नज़र आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई हैं, हिंदी में समझ में आई हैं, और कोई अगर सुझाव आपको देना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आगे आपको और कौन कौन सी क्लॉजेज इसमें मैं कवर कर दूँ जो आपको पहले ही चाहिए। इसके बाद में ये 6 क्लॉज कंप्यूटराइज मेजरमेंट और 10 तक मैं कवर करूँगा, या हो सका अगर जो छोटी क्लॉजेज हैं तो 10 क्लॉज कवर करेंगे हम आने वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। स्टे लर्न, ऑल द बेस्ट।